दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स जो इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हैं, उसके अंदर अगर मैं एक पॉइंट रेज़ करूं कि लाइक अगर पॉवर्टी को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, इवन एग्रीकल्चर को भी अगर बेटर करना है, तो बच्चा वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा आता था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिक मीनिंग है वो आप सबको पता है कि लाइक रोड्स का होना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का होना, बिल्डिंग्स हैं, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात आती है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत वाइडर टर्म है। अगर हम उसे अच्छे से समझते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम उसी को आगे इलाबरेट कर कर पढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये बाकी सारे चैप्टर्स से डील करता है। ठीक है, मतलब बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ के अंदर आपको वही चीज़ बताएगा कि वो ये कहेगा कि आपने अगर इंडिया की हम अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप में अलग हैं। यानी कुछ स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं और कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डाउन साइड के अंदर जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दे आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर वहीं पर मैं बिहार की बात करती हूँ तो येस, बिहार इज़ समहाउ गुड इन एग्रीकल्चर, बट एज वी कंपेयर दिस टू द पंजाब एंड अदर स्टेट तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो है। सिमिलरली बेटा, अगर मैं केरला की बात करती हूँ तो केरला अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट स्टेट है, जहाँ पर लिटरेसी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें अप टू द मार्क है। ठीक है, तो इतना वाइड वेरिएशन सिर्फ एक देश के अंदर ही कैसे आ गया? तो बच्चा इसका एक मेजर कारण भी है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा, जहाँ पर जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं होलसेल पिक्चर आपको बताऊँ तो बेटर फैसिलिटीज़ जहाँ पर होंगी, हेल्थ जहाँ पर अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी, वहाँ पर प्रॉस्पैरिटी अपने आप आएगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं रीजनल वेरिएशन की बात करूँ तो इसीलिए कुछ स्टेट्स अपने आप में प्रॉस्पर हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट विद इन द इंडिया। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वो आपके माइंड के अंदर इस इंट्रोडक्शन में ये बताना चाह रहा है, आपको ये चीज़ आपके अंदर एक क्वेश्चन उठाना चाहेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर थॉट ऑफ वाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर इन सर्टेन एरियाज? Why do Punjab, Haryana and Himachal Pradesh prosper in agriculture and horticulture? Why are Maharashtra and Gujarat industrially more advanced than others? How come Kerala, popularly known as God of our own country, कहते हैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपना ही भगवान है, हैज़ एक्सेल्ड इन लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स टूरिस्ट इन सच लार्ज नंबर्स? वाई डज कर्नाटका's इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड अटेंशन? तो ऐसा क्यों है? हर स्टेट अपने आप में अलग अलग फीचर्स रख रहा है। अब वो फीचर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो बेटा, उसने उसका आपको एक यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करी है, तो एक बार उसका आंसर पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ ऑल बिकॉज दीज स्टेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया दे एक्सेल देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सम हैव बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, other have better transportation facilities or are located near ports which make raw material required for various manufacturing industries easily accessible. ठीक है, cities like Bangalore in Karnataka attract many multinational companies because they provide world class communication facilities. All these support structures which facilitate development of a country constitute its infrastructure. तो बच्चा देखो, उसने कहा कि कर्नाटका के अंदर क्यों टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, क्यों वहाँ पर आईटी इम्प्रूव्ड है, तो वो कहते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है।
क्यों हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड है? कहते हैं वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, केरला के अंदर इतना क्यों एजुकेशन लेवल हाई है? तो बेटा वहाँ पर स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन एक्चुअली में वहाँ पर लोग कहते हैं ना स्टार्टिंग से ही एजुकेटेड हैं और वो चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो। तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, इसका मतलब क्या है, वहाँ वहाँ उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर उसने एक इंट्रो दिया। अब आगे देखते हैं बेटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है बेटा, सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है जो बेसिकली सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज किस एरिया के लिए? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए और डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड के लिए। ठीक है, यानी सामान बनाना। अब सामान तो बेटा या तो एग्रीकल्चर से बनता है या फिर इंडस्ट्रीज से बनता है, सामान तो इन्हीं से बनता है, और उनको इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली सेल आउट करना, वो बेसिकली इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपको सर्विसेज की ज़रूरत है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। जैसे अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पर क्या नाम है, फ्लाइट्स बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। Infrastructure provides supporting services in the main area of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce. These services includes, तो बेटा it is a included definition कि इसके अंदर क्या क्या आता है। कहते हैं रोड्स आएंगी, रेलवेज आएंगे, पोर्ट्स आएंगे, एयरपोर्ट्स आएंगे, डैम्स हैं, पावर स्टेशंस हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है, टेली कम्युनिकेशन है। The country's education system include colleges and schools, health system including hospitals, sanitary system including clean drinking water facilities, and monetary system like bank, insurance and other financial institutions. कहता है ये सब आएगा क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को करने और उनको सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे लर्न करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। Some of these facilities have a direct impact on production of goods and services, while other will give indirect support by building the social sector of the economy. बेटा मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका बेस इसी स्लाइड के अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उन्होंने आपको समझाना है कि इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली क्या करती है बेटा, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करती हैं, पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो डायरेक्टली हमें प्रोडक्शन के अंदर हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन बेटा हमारे यहाँ पर सोशल फैक्टर, सोशल सेक्टर इंक्लूड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं इन सारे की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ को डिवाइड करती हूँ तो वो मेरे इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड होंगे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो मैं अपनी नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा वो दो तरीके से डिवाइडेड है। तो जिसमें सबसे पहला आ गया, दो कैटेगरी हैं जिनकी, तो सबसे पहली कैटेगरी आ गई इकोनॉमिक और दूसरी आ गई सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपको आइडिया लग गया होगा, उसके अंदर वो सब इंक्लूडेड होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे सामान को लाने ले जाने में, ठीक है, जैसे पोर्ट्स यूज़ होते हैं, एयरपोर्ट्स यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा का सारा वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड आता है बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली तो रिलेट नहीं होते, बट येस वो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं।
ठीक है, क्योंकि बेटा वो आपको फ्यूचर से रिलेट करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर आप उसको पैसे से रिलेट करते हो तो बेटा हॉस्पिटल्स होंगे तो आपके वर्कर्स की हेल्थ अच्छी होगी, आपके यहाँ पर हेल्दी लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो जल्दी से बताइए अगर आपको समझ आ गया है तो। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बच्चा यही हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आ जाएगा। तो बच्चा रेलेवेंस तो देखो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। ऑब्वियसली अगर आपको सामान बनाना है तो यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड बैंकिंग फैसिलिटीज़, यू नीड अ मार्केट, राइट। ठीक है, और अगर आपको उसको बेचना है तो भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको हर टाइम पर ज़रूरत पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यू नीड रेलवेज, यू नीड पोर्ट, यू नीड एयरपोर्ट्स, हर कुरियर सर्विसेज, तो आपको हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज विदाउट द सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं की जा सकती। ठीक, तो एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे और साथ साथ आप उसको समझते भी जाइएगा। तो सबसे पहला कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑन विच डिपेंड्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। काम तो हो जाएगा, पहले भी होता था, टेलीफोन्स नहीं थे तो पहले भी होता था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी बच्चे पहले भी पढ़ते थे, लेकिन बेटा अब जैसे पैंडेमिक आ गया, राइट, तो उस केस के अंदर आप खुद देखिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन वाले ने आप लोगों को कितना हेल्प किया, आपका काम बिना हिंड्रेंस के कैरी ऑन किया। अगर ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में होती तो आपका पढ़ाई होती, लेकिन उसके अंदर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लग जाता। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, बट स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होती जैसा आज हो रहा है। आगे कहता है मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो इन लार्जली डिपेंड on it for speedy and large scale transportation of seeds, pesticides, fertilizers and produce using modern roadways, railways, shipping facilities. In recent time, agriculture also depends on insurance and banking facilities because of its need to operate on a very large scale. कहते हैं सामान बनाने और ले जाने दोनों के लिए हमें, अगर सिर्फ हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर ज़रूरत है। आगे बात करते हैं बेटा, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ इट्स पीपल। तो यहाँ पर वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। Inadequate infrastructure can have multiple adverse effects on health. Improvement in water supply and sanitation have a large impact by reducing morbidity. What do you mean by morbidity? बेटा इसके अंदर आप कितनी जल्दी बीमार पड़ते हो, that is the morbidity. ठीक है, फ्रॉम मेजर वाटर बोर्न डिसीज एंड रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ डिसीज व्हेन इट अकर्स। तो बेटा आपके पास अगर अच्छा पानी नहीं है पीने को तो ऑब्वियसली बीमार पड़ोगे तो प्रोडक्शन रुकेगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकोनॉमी को नुकसान होगा। यानी आपको सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। In addition to the obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transportation and communication infrastructure can affect access to health care. अब एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर उसने इस लाइन पर आपको एक चीज़ ऐड ऑन करी है कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको हेल्प करता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी ये दोनों भी आपस में इंटर रिलेटेड है। Air pollution and safety hazards connected to transportation also affect mobility, particularly in the densely populated area like Delhi and Gurgaon. ठीक है, तो वो कहते हैं एयर पोल्यूशन और जो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन से इसको रिलेट करें तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है बेटा, मैंने आई हर्ड अबाउट दी दिल्ली क्लाइमेट लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इट वॉज़ लाइक कि अगर कोई बंदा दिल्ली की एयर में सांस ले रहा है, ठीक है, प्रॉपर दिल्ली की एयर में सांस ले रहा है, तो ही इज़ मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा बुरा मतलब पोल्यूशन जो जा रहा है वो उसको इतना ज़्यादा, उसके लंग्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स लाइक कि आप डेली एक पैकेट स्मोक कर रहे हो।
यानी अगर आप एक पैकेट पूरा पैकेट स्मोक नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी अगर आप दिल्ली की एयर के अंदर सांस ले रहे हो तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा, अपने लंग्स को हार्म कर रहे हो। तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा आप लोगों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो रेलेवेंस है, आगे बढ़ते हैं। इतना बता दीजिए, अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की बात करती हूँ तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर सिर्फ कुछ कुछ जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं मोस्ट ऑफ द एरिया कहूँ और मेजरली रूरल एरियाज़ की बात करती हूँ बेटा मेजॉरिटी में, तो वहाँ पर अभी भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। वहाँ अभी भी लोग चूल्हे पर रोटियाँ बनाते हैं, वहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर अभी भी केरोसिन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है, जो बेसिकली हमारे इंडिया का हार्ट है। हमारे इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर रहती है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर कुछ एरियाज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है, और वो एरियाज़ भी बहुत कम है, आप उनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। उन एरियाज़ को छोड़ दीजिए, बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है। और बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? बेटा उसको डेवलप करने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसके ऊपर खर्चा कर रही है, लेकिन खर्चा कर रही है, क्या उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है? नहीं। जब तक सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्या वो एडिक्वेट होगा? नहीं। तो इट मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है दैट इज़ इनएडिक्वेट। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं। Traditionally, the government have been solely responsible for developing country's infrastructure, but it was found that government's investment in infrastructure was inadequate. Today, the private sector by itself and also in the joint partnership with the public sector had started playing a very important role in infrastructural development. बेटा अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उसने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को इसके आगे लेकर आई। कैसे आगे लेकर आई बेटा? जैसे मान लीजिए रोड्स हैं, ठीक है, आपके यहाँ रोड्स कैसे बनती हैं? आपको पता है टोल क्यों लगता है? बेटा वहाँ पर होता क्या है कि प्राइवेट कंपनी को पूरा ठेका दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आप लोग रोड्स बिल्ड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, रोड्स जितना भी आपका खर्चा लगा है वो आप टोल से लोगों से लेकर उसको अपना खर्चा पूरा कर लेंगे। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट वाज नॉट दैट मच सफिशिएंट कि वो रोड्स बना सके, तो उसने क्या करा, प्राइवेट लोगों को ठेके देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। आगे कहता है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन रूरल एरियाज, डिस्पाइट सो मच टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, रूरल वुमेन आर स्टिल using biofuels such as crop residue, dung and fuel wood to meet their energy requirement. लेकिन बेटा अगर मैं अभी की बात बताऊं तो बहुत सारे 1 करोड़ से ज़्यादा घरों को अभी बेसिकली गैस सिलेंडर, आई डोंट नो, 1 करोड़ मैं बहुत ज़्यादा कम बोल रही हूँ, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, मैं आपको अभी देखकर बता देती हूँ। तो उतने घरों के अंदर अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडर पहुँचा है। ठीक है, दे आर यूजिंग बायोगैस एज वेल। तो गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर रही है, 70 साल से नहीं हुआ, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू make the available all the infrastructure to the rural areas as well. They walk a long distance to fetch fuel, water and other basic needs. The census 2011 shows that in rural India only 56% household have electricity connection and 43% still use kerosene. ठीक है, अबाउट 85% ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग, यानी वो अभी भी चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाते हैं, दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ LPG। ठीक, चलिए जी, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए जी, यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया गया है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का विद दी अदर कंट्रीज़। ठीक है, और ये अदर कंट्रीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि हम लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम उन कंट्रीज़ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे आसपास ही आज़ाद हुई थी या हमारे लेवल की ही हैं। तो अगर उसमें भी देखा जाए तो इंडिया अभी काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन GDP, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो सबसे ज़्यादा कौन देखो कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP का, कितना परसेंटेज जा रहा है बेटा, चाइना कर रहा है 44%, हांगकांग कितना कर रहा है 22%, इंडिया स्टिल डूइंग गुड
30%, साउथ कोरिया 31, पाकिस्तान 16, सिंगापुर 28 एंड इंडोनेशिया 34% पर क्या कर रहा है बेटा, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आगे क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि 96% जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है 96% है, 100% हांगकांग के अंदर है, इंडिया 94 है, साउथ कोरिया 98 है, पाकिस्तान 35 है, सिंगापुर 100 है, इंडोनेशिया 87 है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, सैनिटेशन सर्विसेज 72, 92, 40। ठीक है, सैनिटेशन सर्विसेज कितनी गंदी थी, बहुत ज़्यादा। अब इसीलिए तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शौचालय वगैरह बनाने का स्टार्ट किया, तो देखिए अभी ये इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो साउथ कोरिया 100%, पाकिस्तान 64, बेटर देन इंडिया, सिंगापुर 100, इंडोनेशिया 60%। आगे कहता है मोबाइल सब्सक्राइबर कितने हैं, तो पर 100 पीपल, चाइना के अंदर 115, ठीक है, हांगकांग के अंदर 259, यानी हर बंदे के पास 2.5 मोबाइल फ़ोन है। इंडिया के अंदर कितना, 87, साउथ कोरिया के अंदर 130, पाकिस्तान 73, सिंगापुर 146 और इंडोनेशिया 120। ठीक है, आगे कहता है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिकली क्या है, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपको मिलियन टन्स में दे रखा है। तो चाइना क्या कर रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है, 3274, हांगकांग 31। हांगकांग 31 क्यों है बेटा, आपको पता है वहाँ पर अभी तक लोग पैदल चलना प्रेफर करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर। देवर लाइक वहाँ पर लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं। वहाँ गाड़ी होने का मतलब पता है क्या है, बस यू आर दी टॉप शॉट्स, मतलब वहाँ लोगों के पास एक्चुअली में गाड़ियाँ नहीं होती हैं, साइकिल्स होती हैं और दे वॉक। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन कम है। ठीक, इंडिया के अंदर 809, साउथ कोरिया 301, पाकिस्तान 85, सिंगापुर 88, इंडोनेशिया 186। ठीक, तो ये आपको डाटा दे रखा है जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक बार इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू 31% रूरल हाउस होल्ड। तो कह रहा है कि जो टैप वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की बात नहीं कर रहा है, वो टैप वाटर की बात कर रहा है कि घर के अंदर कितने लोगों के पास पानी है, तो रूरल एरिया के अंदर सिर्फ 31% है। अबाउट 69% ऑफ पॉपुलेशन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज लाइक वेल, टैंक्स, ponds, lakes, rivers, canals, etc. Access to improved sanitation in rural area was only 30%. ठीक है, तो इंडिया के अंदर सिर्फ 30% लोगों के पास improved sanitation access था। Look at the table which shows the state of some infrastructure in India in comparison to a few other countries. Though it is widely understood that infrastructure is the foundation of development, India is yet to wake up to the call. ठीक है, तो उसको इंडिया को बहुत आगे तक जाना है। India invests only 30% of its GDP on infrastructure, which is far below than the China and Indonesia. तो इंडोनेशिया के अंदर देखें तो 34% जा रहा है, ठीक है, और चाइना इज़ 44%। तो हमारा फोर्थ नंबर पर आता है आफ्टर साउथ कोरिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं बेटा, इसी टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आई थिंक और दे रखे हैं। चलिए जी, कहता है has projected that India will become third biggest economy in the world a few decades from now. तो कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनने लायक हैं, ठीक है, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। For that to happen, India will have to boost its infrastructure investment in any country. As the income rises, the composition of infrastructure requirement changes significantly. The low income countries like basic infrastructure services like irrigation, transport and power are more important. ठीक है, तो वो कह रहा है कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। As economies mature and most of their basic consumption demands are met, the share of agriculture in economy shrinks and more service related infrastructure is required.
दिस इज़ वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्रीज़। कहता है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि वो एग्रीकल्चर से अदर एक्टिविटीज़ पर मूव हो रहे हैं, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए टेलीकम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thus, the development of infrastructure and economic development go hand in hand. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facility. तो उसने कहा कि ठीक है, बाकी डेवलप कंट्रीज़ अदर एक्टिविटीज़ पर मूव कर रही हैं, लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन, transport and communication. Obviously, if proper attention is not paid to the development of infrastructure, it is likely to act as a severe constraint on the economic development. तो कहता है अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो बेटा आगे की डेवलपमेंट आपकी रुक जाएगी, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्म करोगे अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। In this chapter, the focus will be on only two kinds of infrastructure, that those associated with energy and health. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एनर्जी यानी प्रोडक्शन रिलेटेड, जिसके अंदर आप हाइड्रो और टाइडल और जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। है दैट इज़ एनर्जी क्या है। जैसे पिछली वाली स्लाइड्स में कहा था कि हम एनर्जी और बेसिकली हेल्थ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या है, तो बच्चा एनर्जी के अंदर बेसिकली आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो बेसिकली आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करें। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आप एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, तो इन सब के लिए आप कोई ना कोई एनर्जी यूज़ कर रहे हो। जैसे आप अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्यूल के थ्रू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी है जो बेसिकली इन सब कामों को करती है। ठीक है, जैसे मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक, आपको पढ़ाने के आपके अंदर भी एक एनर्जी है, ठीक है, जो आपको काम करने के लिए हेल्प करती है। इनफैक्ट आप जो सारा काम करते हो वो उसी एनर्जी के थ्रू करते हो, और उस एनर्जी के लिए क्या चाहिए बेटा, एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल आपके लिए क्या होता है, आपका खाना। अच्छा खाओगे अच्छी एनर्जी मिलेगी, बुरा खाते हो तो बुरी एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे ही बेटा जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हो उसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो आपके बहुत सारे सोर्सेज से आती है। बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, हमारे पास तो लिमिटेड है, बट येस दीज आर वेरी मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी यूज़ ज़्यादा नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो आपको एनर्जी को समझाने के लिए उसने क्या बोला, वाई डू वी नीड एनर्जी, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ अवेलेबल। तो कहता है एनर्जी इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए नेशन. It is of course essential for industries. Now it is used on a large scale in agriculture and related areas like production and transportation of fertilizer, pesticides and farm equipments. It is required in house for cooking, household lighting and heating. Can you think of producing a commodity or services without using energy? कहते कि आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी, लाइक यू डोंट नीड एनर्जी बेटा, सबके लिए एनर्जी चाहिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट एक छोटा सा प्लांट को उगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन सी होती है बेटा, जो बेसिकली उसको सन से मिलती है या सॉइल से मिलती है। तो हर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यू नीड एनर्जी। ठीक, आगे हम इस एनर्जी के फॉर्म्स पढ़ेंगे। एनर्जी के पढ़ने के बाद उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ऐसी आएंगी जो आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं और कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करनी है, इन डेफिनेशंस को और इन टर्म्स को हमें लर्न करना है। तो वो कहता है सबसे पहला
एक मिनट, यस, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेटा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी फ्यूल्स हैं, जितना भी तरीका है एनर्जी को डेवलप करने का, उनको हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में बाइफरकेट कर रहा है। कमर्शियल कौन से हो गए? जो बेटा लार्ज स्केल पर हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो नॉन कमर्शियल है वो बेसिकली हम घरों में यूज़ करते हैं, मतलब हम उनका कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम उसको सेल्फ कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सॉरी चलिए आगे कहता है कमर्शियल सोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर बॉट एंड सोल्ड। तो हम इनको खरीदते बेचते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया? कमर्शियल सोर्सेज। बेटा हम खरीदते बेचते क्यों हैं इन चीज़ों को? क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं नॉन कमर्शियल सोर्सेज यानी जो आपको फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है, उनको अगर देखूं तो वो कहता है दीज आर फ्यूल वुड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड ड्राइड डंग। ठीक है, तो इनके लिए बेसिकली क्या होता है? फ्यूल वुड आपको पता है ना, जिससे चूल्हे के अंदर रोटियां बनती हैं। तो ये सारी की सारी बिना बेचे खरीदे आपको नॉर्मली वैसे मिल जाती हैं। ठीक, तो ये हमारी नॉन कमर्शियल हो गई। कहते हैं दीज आर नॉन कमर्शियल एज दे आर फाउंड इन नेचर एंड फॉरेस्ट। तो फ्री में मिल जाते हैं इसलिए हमने इनको नॉन कमर्शियल बोल दिया। कहता है वाइल कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टिबल। कहता है ये जो कमर्शियल सोर्सेज हैं जिनको हम सेल परचेज करते हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं। ख़त्म यानी नॉन रिन्यूएबल है, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर के अलावा बाकी सारी की सारी, अगर जैसे पेट्रोल की बात करूं, कोयले की बात करूं, तो दीज आर एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म हो जाती हैं, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। और बेटा जो नॉन कमर्शियल हैं यूजुअली जिनको हम बेचते खरीदते नहीं हैं, वो हमारी रिन्यूएबल होती हैं। रिन्यूएबल के अंदर आपका फ्यूल वुड आ गया, ठीक है, अबंडेंट क्वांटिटी में है फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर का वेस्ट आ गया, ठीक है, जिसको हम पराली बोलते हैं, और ड्राई डंक हो गया बेसिकली जो गाय का गोबर होता है उसको। तो ये यूजुअली हमें ऐसे ही मिल जाता है, तो इसको हम नॉन कमर्शियल को रिन्यूएबल बोलते हैं। तो more than 60% of Indian household depend on traditional sources of energy for meeting their regular cooking and heating needs। तो बच्चे 60% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड क्या है? वो अभी भी, क्योंकि 60% क्या है, कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरिया के अंदर। तो वहाँ पर अभी तक मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? चूल्हा यूज़ करते हैं और नॉन कमर्शियल सोर्सेज यूज़ करते हैं। जल्दी से बताइए, आपको इतना समझ आ गया तो? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो कहता है बेटा जो हमारे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज हैं अभी तक जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हम पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम से बेटा हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, पुराने टाइम से पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो पावर भी हम पुराने टाइम से कर रहे हैं, बट वो अभी इतना ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि जो डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ से हम बहुत टाइम पहले से ही क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नई नई टेक्नोलॉजी हमने और मतलब लाइक इंट्रोड्यूस करी हैं। तो वो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं, विच आर नॉट ट्रेडिशनल। तो उसमें सबसे पहला उसने कहा कि 3 सोर्सेज हमने ऐसे बताए हैं, जिसमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। अगर आप फोटोज़ के अंदर देखेंगे बेटा, तो सोलर एनर्जी इज़ जो ये प्लेट्स लगी हुई है ना ब्लू कलर की, ऊपर वाली विंग्स मत देखिएगा, जो प्लेट्स लगी हुई हैं इसमें क्या होता है? सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, रोशनी से, क्योंकि सूरज भी एक एनर्जी है, एनर्जी उससे आती है, तो उस एनर्जी को ये जो सेल होते हैं इसके अंदर छोटी छोटी इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, बेसिकली सोलर सेल जिनको बोलते हैं, उनमें ये एनर्जी स्टोर होती जाती है। जैसे जादू था ना, जादू धूप को क्या करता था? स्टोर करता था ना एनर्जी के लिए, ऐसे ये बैटरी स्टोर करती हैं और आप उसको लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोलर एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी क्या होता है बेटा? जहाँ हमारे, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया एक बहुत वर्सेटाइल कंट्री है, तो इंडिया के अंदर रेगिस्तानों की अगर मैं बात करूं या फिर ये यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ की मैं बात करती हूँ, तो वहाँ बहुत स्पीड से विंड चलती है। तो जो विंड चलती है बेटा वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को भी हम क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं।
नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 पिक्चर्स लगाई हैं। तो बेटा जो टाइड्स चलते हैं यानी जो समंदर में लहरें आती हैं उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से टरबाइन घूम जाती है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और हाइड्रो की, तो बच्चा उनमें होता कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ एक टरबाइन घुमानी होती है। अगर टरबाइन घुमाते ही क्या होता है, जनरेटर जो होता है, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है और वो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं। तो टरबाइन घुमाने के लिए हवा है, पानी है, कहीं पर भी जहाँ प्रेशर है, जहाँ मूवमेंट है, वहाँ पर वो पर्टिकुलर जो विंग्स हैं वो घूम जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखो, जो राइट हैंड साइड वाली दोनों पिक्चर हैं, एक में तो अंदर की तरफ देखो वो छोटे रेड कलर की टरबाइंस लगा रखी हैं, वो जैसे ही घूमेंगी तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और दूसरे में एक बड़ा व्हील लगा रखा है, तो वो भी जैसे टाइड्स आएंगी घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर टरबाइन को घुमाना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि जो हम कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैसे आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली टरबाइन घुमानी है। टरबाइन अगर आप एक ह्यूमन हैंड से घुमा रहे हो तो भी चलेगा, राइट। तो क्या है, बट हाँ इतनी स्पीड नहीं आती ना बेटा उसकी, तो इट्स लाइक टरबाइन घूमेगी, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आगे कहता है, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया हैज़ मोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल 3 types of energy if some appropriate cost effective technologies are used। बेटा उसने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी जो शायद आप लोग इग्नोर कर दोगे। कहता है अगर कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाए। अब मान लीजिए टरबाइन को सेटअप करने की कॉस्ट आई फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई बेटा वो ही सिर्फ 150 करोड़, तो फिर क्यों करोगे। तो इट मीन्स क्या है कि टेक्नोलॉजी इस हिसाब से होनी चाहिए जिसमें हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले और कॉस्टिंग कम लगे। इवन चीपर टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप। तो कहता है कि आप सस्ती टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए बेटा।